मोहित, हम एंकर्स को हमने बुलाया हुआ था 10-12 हमारे जी पास। मैं नहीं आ सकता, मुझे आपको आपका भी हमने अभी मिस यू। अच्छा, तो वो वहाँ 2-2.5 घंटे की हमारी नशिस्त हुई, तो मैं से वहाँ पे भी ये सवाल पूछा गया था और मैंने उनको बताया कि 15 मार्च को जिस वक्त ये प्रोजेक्शंस की गई, मैं उस वक्त उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने जो प्रोजेक्शंस की थी तो उसके मुताबिक हमारे, सॉरी नॉट 15 मार्च नहीं, 15 अप्रैल को, तो वो थी कि जून के 30 तारीख तक, यानी जून के एंड पर 12,000 वेंटिलेटर्स की जरूरत होगी। आज जो हमारा एक्सपर्ट्स का अंदाजा है वो जून के एंड पर 350 वेंटिलेटर्स की जरूरत है। हो सकता है 500 तक भी हो जाए। तो अगर 12,000 वाली प्रोजेक्शन वबा उस तरीके से फैलती, पाकिस्तान के अंदर उस किस्म का नुकसान होता, और ये सारी दुनिया में हुआ। शुरू की प्रोजेक्शंस अगर आपको याद हो, वो इंपीरियल कॉलेज की स्टडी के बाद वो बेतहाशा थी। अगर वैसे हालात पैदा होते तो फिर बंद करना ठीक था। आपको तो नहीं पता था कि ये ठीक होगा कि नहीं होगा, एक नई वबा आई थी। तो एक लिहाज से आप कहेंगे ठीक भी आपने कर लिया कि शुरू में आपने एक फैसला कर लिया, लेकिन उसके बाद जब हकाइक सामने आते रहे और आपको पता चला कि नहीं, जो वो शुरू के खदशात थे, मुश्किल हालात है, खतरनाक चीज है, ऐसा नहीं है कि ये कोई चीज खतरनाक नहीं है, लेकिन वैसी नहीं है जैसे हम शुरू में सोच रहे थे, तो जाहिर है आपको अपने फैसले तब्दील करते जाने चाहिए, और भाई हम बतदरीज करते गए। तो आप तो एनसीओसी को हेड करते हैं और वहाँ सारी इंफॉर्मेशन फ्लो करती है, सुबह डिपेंडेंट टेरिटरी से भी, इदारों से भी फ्लो करती है। आपका क्या अंदाज़ा है कि जिस तरह से अमेरिका में, बरतानिया में, इटली में, स्पेन में नुकसान हुआ है इंसानी जान का, वो सिचुएशन जब यहाँ डेवलप नहीं की, अभी 1500, खैर एक भी जान चली जाए बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन हमारे यहाँ अभी जो 1500 से ज़्यादा, 1500 से ज़्यादा डेथ्स हैं, जबकि अमेरिका में 1,03,000 से ज़्यादा डेथ्स हैं, बरतानिया में 40,000 से ज़्यादा डेथ्स हैं। तो इसकी क्या आप समझते हैं कि वजह है कि हमारे यहाँ इस वायरस का रिस्पॉन्स डिफरेंट है? जी बिल्कुल, जिस तरह आप अमेरिका से अगर आप कंपैरिजन करें तो अमेरिका जो है वहां पर पहला केस और पाकिस्तान में पहला केस लगभग एक ही टाइम पे हुए थे। अमेरिका में जरा सा कुछ दिन पहले हुआ था पाकिस्तान के पहले केस से, और आज अमेरिका में 1 लाख से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं, पाकिस्तान में 1500 है। इसी तरीके से भारत में, जिसका साइज बहुत बड़ा है अमेरिका से, वहां पे तकरीबन 5,000 इस वक्त अमवात हुई हैं। इसी तरीके से बांग्लादेश में भी कम है। ये मोहित कोई भी पूरे तरीके से अभी तक एक्सप्लेन नहीं कर सका है। साइंस स्टडी कर रही है, इसको रिसर्च हो रही है कि इसकी वजह क्या है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि कुछ ममालिक के अंदर ये बीमारी जो है ये बहुत महलिक साबित हुई है। यूरोप के ममालिक हैं, अमेरिका में भी अगर आप देखें तो मुख्तलिफ उनके जो एरियाज हैं उस पर मुख्तलिफ इम्पैक्ट नजर आया है। एक यूनिफॉर्म, क्योंकि बहुत बड़ा एक तकरीबन एक बर आज़म ही है अमेरिका पूरा, तो वहां पे भी मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ इम्पैक्ट नजर आया है। अल्लाह ताला का करम यह है कि जनूबी एशिया जहां पर हम रहते हैं वहां पे ये वबा उतनी मोहलिक नहीं साबित हुई, और जब हम कह रहे हैं इतनी मोहलिक नहीं साबित हुई तो ये फर्क जो है ये कोई 19, 20, 30% का फर्क नहीं है, ये कोई 100 गुना का फर्क है स्पेन से, इटली से, यूके से। तो जो भी उसकी वजह हो, साइंस कभी ना कभी तो हमें इसका सही जवाब दे देगी, लेकिन फिलहाल जो है कयास सराई है, कोई एक जवाब ऐसा नहीं है जिस पे सबका इत्तेफाक हो। अच्छा, मैं 1-2 सवाल बजट पे पूछना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले 1-2 क्वेश्चन जो है इसके हवाले से। आज की जो एनसीसी की मीटिंग थी, जिसमें सूबों की भी रिप्रेजेंटेशन थी, चीफ मिनिस्टर्स की, और जो डिपेंडेंट टेरिटरीज हैं, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, उनकी भी थी। तो इससे पहले जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि सिंध से बहुत रेजिस्टेंस थी, आज़ाद कश्मीर का भी डिफरेंट, उनसे भी रेजिस्टेंस थी, गिलगित बल्तिस्तान को भी रिजर्वेशन थी, बलूचिस्तान की भी थी। तो अब जो प्राइम मिनिस्टर ने एक स्पीच की है, जो उन्होंने फैसले किए हैं, क्या ये सबके यानी कंसेंसस का ये फैसला है, ये यहाँ पर भी ये है कि सिंध, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान और तरह से इस पे फैसले करेंगे? नहीं जी, आज बल्कि सुबह के वक्त जो हमारा एनसीओसी का सेशन था, तमाम चीफ मिनिस्टर्स, और उसमें सिर्फ बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर सुबह वाली मीटिंग में नहीं आ सके थे, बाकी तमाम सूबों के वज़ीर आला भी थे, गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला भी और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म भी थे। वहाँ पर तो बहुत तफसीली बात हुई थी। सिर्फ एक चीज़ ऐसी थी जिसके ऊपर नेगेटिव लिस्ट के अंदर ज़रा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, और वो टूरिज्म की थी, और सिंध को नहीं एतराज़ था उसके ऊपर दूसरे केपी को और गिलगित बल्तिस्तान को कुछ उस पर एतराज़ात थे।
और वही आज फैसला किया गया है कि उसूली तौर पर तो टूरिज्म को खोला जाएगा, लेकिन वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा साथ बैठेंगे और अगले 2-3 दिन के अंदर करेंगे। बाकी ये यूनानिमस फैसला है, मुतफक्का राय से किया गया है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं थी। अच्छा, अब आप चूंकि एनसीओसी को हेड करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है। ईद से पहले जो हमने उसको लूजन अप किया, जो थोड़ा सा ओपनिंग हमने की, और अब तो उसके बाद से अब तक क्या है रेट ऑफ इन्फेक्शन में, उसके कितना इजाफा हुआ उसके अंदर? देखें, ईद से आप समझ लें कि रमज़ान के वक्त तक, फरवरी के आखिर में पहला केस हुआ हमारा, मार्च में हमारी बंदिशें आई, तो मार्च के वक्त से लेकर मई के वक्त तक पाकिस्तान की अवाम ने, मैं बार बार क्रेडिट देता हूँ, एक काफ़ी हद तक जो हिफाजती तदाबीर थी उनको अपनाया और बड़ी एक जिम्मेदारी के एहसास का मुजाहरा किया। ईद से पहले एक हफ्ता 10 दिन पहले जो शॉपिंग के लिए लोग बाहर निकले और उसके बाद जिस तरीके से कई इलाकों में पाकिस्तान की ईद मनाई गई, वो बिल्कुल हमें लगा कि हिफाजती तदाबीर जो हैं वो बिल्कुल ना होने के लेवल के ऊपर आ गई थी। इसीलिए आज एनसीसी की मीटिंग सुबह एनसीओसी में भी और फिर एनसीसी मीटिंग के अंदर भी इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि हम चाहते हैं कि सबके पास अपने रोजगार कमाने का मौका हो और हर शख्स अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो सके और उसको किसी इमदाद की जरूरत ना हो। लेकिन ये उसी वक्त मुमकिन हो सकेगा जब हिफाजती तदाबीर जो कही गई हैं उनके ऊपर अमल दरामद होगा। और अगर ये अमल दरामद नहीं होगा, क्योंकि ये बात बार बार कही जा चुकी है, तो फिर इंतजामी कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है ना ये। जब हुकूमत एक सिग्नल देती है तो फिर अवाम का रद्द-ए-अमल तो मुख्तलिफ होता है। हुकूमत तो कह रही है कि एहतियात। मैं प्रैक्टिकल आपको बताता हूँ, बिल्कुल हो सकता है। मसलन मैं एक चीज की मिसाल देता हूँ, हम ये कह रहे हैं कि एसओपी होगा कि नो मास्क नो सर्विस। आप मास्क नहीं पहन के आएंगे तो आपको दुकानदार जो है वो सामान नहीं देगा। ठीक हो गया। अगर इसकी वायलेशन होती हुई नजर आएगी, हम ग्राहक से नहीं पूछेंगे, क्योंकि ग्राहक तो बहुत सैकड़ों आएंगे वहां पर। हम उस एक दुकानदार से कहेंगे कि ये लीजिए जनाब, आपकी 3 दिन अगले दुकान बंद है क्योंकि आप जो है वायलेशन कर रहे थे। क्योंकि रोजगार कमाने का आपको हक हासिल है, लेकिन दूसरों की सेहत और जान खतरे में डालने का हक। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का क्या करेंगे? पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर सेम, जो बस का ओनर है, ड्राइवर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर होगी। तो ये हम फिर भी जाहिर तरगीब ज्यादा करेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंतजामी कार्रवाई करना चाहते, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो इंतजामी कार्रवाई भी की जाएगी। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। बजट जो है उसमें क्या तब्दीलियां लेकर आ रहे हैं? इस दफा का जो बजट है, जाहिर है ये पहले जो बजट होते हैं उससे पहले भी सूरत हाल बड़ी मुश्किल थी मईशत की। आप तो फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, अब तो सूरत हाल बहुत ही मुश्किल है। इस बजट में क्या ऐसी चीज़ें होंगी जो इस पूरी इमरजेंसी, इस पूरी सूरत हाल का मुकाबला करेंगी? बिजनेस को कैसे सपोर्ट करेंगे? जो लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं उसका क्या होगा? जो बिजनेस बैठ गए हैं उसका क्या होगा? सर, बजट तो एक्चुअली फाइनेंस मिनिस्ट्री उस एक्सरसाइज को लीड करती है, तो मुझे उसके कोई तफसील तो नहीं पता है कि क्या चीज़ें बजट में शामिल करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन को 2-3 चीज़ें जिसके वज़ीर आज़म ने बड़ा जिनके ऊपर जोर दिया है, वो तरजीहात में जाहिर है एक सेहत का निज़ाम जो है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना और उस सेहत के निज़ाम की बेहतरी जो है एक तरजीह तो वो है। दूसरी जो है ऐसी पॉलिसीज लेकर आना जिससे इन्वेस्टमेंट यानी सरमायाकारी बढ़ सके और लोगों को रोजगार मिलने के अंदर फायदे हों। ये 2 बिल्कुल इस वक्त तरजीही चीज़ हैं। और जाहिर है कि क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर है, रेवेन्यू का लॉस हुआ है, तो वज़ीर आज़म की ये भी अहकामात हैं कि जितने भी गैर ज़रूरी अखराजात हों और जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में बेल्ट टाइटनिंग करने की ज़रूरत है, तो इसलिए मुश्किल फैसले अखराजात को कम करने के लिए भी लिए जाएंगे। अच्छा साहब, अब ऑपोजिशन ये कह रही है कि जो शुगर की रिपोर्ट आई है उसमें कम से कम PMLN का मौक़िफ़ ये है, बड़ा सख्त मौक़िफ़ है। उनको समझते हैं कि उन्होंने कह दिया कि जो एक्सपोर्ट है, रिपोर्ट कहती है वो फैसला जो था वो भी शुगर की कीमत में इजाफे का बायस बना। तो अब आप क्या समझते हैं कि एक्सपोर्ट का फैसला गलत था? तो पहली बात तो ये है कि उस एक्सपोर्ट के फैसले के अंदर ये लिखा हुआ था कि अगर कीमत में इजाफा होता हुआ नजर आए तो एक्सपोर्ट रोक दी जाए। अच्छा, तो पहली चीज तो ये उस फैसले के अंदर लिखी हुई है। वो एक अलग चैप्टर है कि वो किसने करना बताना था कि कीमत बढ़ गई है और डॉक्यूमेंट करना था। दूसरी चीज ये जो है, एक्सपोर्ट के अंदर मेरा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़े है। मेरा उस वक्त भी मेरे ख्याल में ये एक्सपोर्ट का फैसला सही था, मेरा आज भी ये फैसला आज भी ये मौक़िफ़ है। उसकी बड़ी सादा सी वजह है,
20 लाख टन चीनी जो थी वो सीजन स्टार्ट होते हुए मौजूद थी। उस साल जो पैदावार हुई चीनी की वो 52,67,000 टन हुई। ये मैं फोरकास्ट की नहीं बात कर रहा, हकीकत में जब साल खत्म हुआ तो 52,67,000 टन प्रोड्यूस हुई, ये उसी रिपोर्ट में लिखा हुआ है। और 52 लाख टन उसकी खपत है पाकिस्तान के अंदर, यानी उस साल की जितनी जरूरत थी उतनी पैदावार हुई। और 20 लाख टन चीनी पहले थी, 11 लाख टन का एक्सपोर्ट का इजाजत दी गई, हुई 8.5 लाख टन, 12.5 लाख टन फिर भी चीनी मौजूद थी। हाँ, ये जरूर हुआ कि मार्केट के अंदर वो जो सट्टेबाजी की बात की गई है, जो मार्केट में गेम चली वो ये चली कि लोग मार्केट में खबर फैलाई गई कि जी क्योंकि एक्सपोर्ट हो रही है तो इसलिए चीनी की कमी हो जाएगी, और सट्टेबाजों ने उसकी कीमत बढ़ाई। तो असल चीज तो ये हुई कि चीनी की कमी ना होते हुए कीमत बढ़ी। असल चीज तो ये है, वो तो ट्रक की बत्ती है कि एक्सपोर्ट थी कि नहीं थी। ठीक है, आपकी बात समझ आती है कि मार्केट ने, लोगों ने उसका फायदा उठाया और मार्केट ने एक डिफरेंट तरीके से रिएक्ट किया, एक पब्लिक सेंटिमेंट था। फिर वापस आ जाते हैं आप एनसीओसी में, जो बातें आप इस्लामाबाद से करते हैं, आप करते हैं, प्राइम मिनिस्टर करते हैं, वो तो बड़ी लॉजिकल हैं, बड़ी मंतकी हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जब हम उसको ग्राउंड पे देखते हैं, जो फुटेज आती है, जो लोगों का रवैया है, जो ईद से पहले हुआ, जो ईद के दिन हुआ इस्लामाबाद में, फैसल मस्जिद बंद करनी पड़ गई, शक्करपड़ियाँ डीसी को बंद करना पड़ गया, चिड़ियाघर बंद करना पड़ गया, दावाने को बंद करना पड़ गया, तो अवाम का जो रद्द अमल है वो हुकूमत की किसी भी चीज को एक डिफरेंट तरीके से परसीव करते हैं। उसका फिर क्या हल निकालेंगे? वैसे आप सख्ती करेंगे? मैंने जैसे कहा ना, देखें इतना बड़ा मुल्क है। हाँ नहीं, वो उसमें कोई शक नहीं, मुल्क बहुत बड़ा है, लेकिन क्योंकि आप जो इकदाम कर रहे हैं उसमें चंद लोगों के लिए तो शायद मुश्किल पैदा हो, लेकिन मजमूई तौर पे अवाम के लिए बेहतरी हो। तो मेरे पास अगर 2 ऑप्शन हो, और एक ऑप्शन ये है कि मैं सबके लिए मुश्किल पैदा कर दूं और सबको घर पे बिठा दूं और सबका रोजगार छीन लूं, या मैं रोजगार की सबको इजाजत दूं और जो उसके बाद उसको अपने इस हक को ठीक तरीके से इस्तेमाल ना करे, अपनी भी जिंदगी खतरे में डाले, दूसरों की भी खतरे में डाले, मैं उससे कम से कम कुछ अरसे के लिए वो रोजगार कमाने का मौका ले लूं वापस। मेरे ख्याल में 21 करोड़ अवाम की बहुत बड़ी जो तादाद है वो इस फैसले को सपोर्ट करेगी और कहेगी ये मंतकी फैसला है।